अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, नाम से ही ज़ाहिर है। नियोनेटल मतलब ये नियोनेट्स में होता है। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज मतलब ये वेंट्रिकल्स में हेमरेज हो रही है या वेंट्रिकल्स में ब्लड भर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपको ये पता है कि हमारे पास जो ब्रेन में जो है दो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने दोनों बनाई हुई हैं येलो कलर से। उनके नीचे होता है जर्मिनल मैट्रिक्स। ठीक है, जर्मिनल मैट्रिक्स। अब जर्मिनल मैट्रिक्स जो होता है बिल्कुल ही हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, इनमें जो होते हैं काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। अब नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो होता है वो प्री टर्म या लो बर्थ वेट वालों बच्चों में होता है। ठीक है, अब होता क्यों है ये समझ लेते हैं। अब नियोनेट्स में क्या होता है कि यहाँ पे लेटर वेंट्रिकल और जर्मिनल मैट्रिक्स के बीच में ग्लाइल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि मार्जिनेशन बनाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। ठीक है, जर्मिनल मैट्रिक्स और लेटरल वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है। अब नियोनेट्स जो प्री टर्म बच्चे होते हैं या तो लो बर्थ वेट वाले बच्चे होते हैं, उनमें होता क्या है, ये जो ग्लाइल फाइबर्स होते हैं वो सही से नहीं बने होते। ठीक है, ये सही से नहीं बने होते। और जो दूसरा होता है कि उन नियोनेट्स में जो होता है, जो प्री टर्म और लो बर्थ वेट वाले बच्चे हैं, उनका ऑटो रेगुलेशन ब्लड प्रेशर ऑटो रेगुलेशन वाला सिस्टम सही से नहीं बना होता। अब उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर में अप एंड डाउन आ जाए तो यहाँ पे जो है जो वेसल्स होंगी वो रप्चर कर जाएंगी। उनके रप्चर की वजह से यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है ग्लाइल फाइबर्स नहीं है यहाँ पे सही से, तो पूरी ब्लीडिंग जो ब्लड जाएगा लेटरल वेंट्रिकल्स में जाता है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल से पूरा वेंट्रिकल्स में भर जाता है। इसको कहते हैं नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। ठीक है, अब बुक से पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। ब्लीडिंग इनटू वेंट्रिकल, ब्लीडिंग हो रही है वेंट्रिकल्स में। इंक्रीज रिस्क इन प्री मेच्योर एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स या न्यूनेट्स। अब इंक्रीज रिस्क होता है न्यूनेट्स में या फिर प्री मेच्योर और लो बर्थ वेट वाले बच्चों में। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनका जो है ऑटो रेगुलेशन वाला सिस्टम से नहीं बना हुआ होता। अब ऑटो रेगुलेशन जाहिर सी बात है सही नहीं बना है, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हो जाए, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो इन वेसल्स में जो है प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो रप्चर कर जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ग्लाइल फाइबर्स भी नहीं बने होंगे तो जाहिर सी बात है पूरी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी लेटरल वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब ओरिजिनेट्स इन जर्मिनल मैट्रिक्स, ब्लीडिंग ओरिजिनेट हो रही है जर्मिनल मैट्रिक्स में। अब जर्मिनल मैट्रिक्स क्या है, हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर्स विद इन सब वेंट्रिकुलर जोन। अब जाहिर सी बात है वेंट्रिकल के नीचे जो पार्ट होगा उसको कहते हैं सब वेंट्रिकल। ठीक है, सब वेंट्रिकल जोन में जो हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर होती है उसको कहते हैं जर्मिनल मैट्रिक्स। ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड ग्लाइल सेल फाइबर सपोर्ट एंड इम्पेयर्ड ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन प्री मेच्योर इन्फेंट्स। ठीक है, इस वजह से होता है कि अब ये बच्चे किस तरह प्रेजेंट करते हैं हमारे पास। ठीक, अब ये मोस्ट कॉमनली जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना, वो उनका साइंस होते हैं बिल्कुल ही आपको लगेगा कि मेनिंजाइटिस वाले साइंस होते हैं। ठीक है, लगते हैं हमें। अब उनमें क्या होता है, बल्जिंग फ्रंटनेल हमें एग्जामिनेशन में महसूस होगा। वो बच्चे हाइपोटोनिक होंगे, लेथार्जिक होंगे, रोना मतलब बिल्कुल ही इरिटेबल होंगे, क्राई उनकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से हमें बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है वो प्री टर्म होंगे तो उनका हम आईवीएच ज़रूर रूल आउट करेंगे। इसके लिए हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड ब्रेन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ब्रेन में अगर ब्लीडिंग लेटरल वेंट्रिकल्स में या पूरे वेंट्रिकल्स में आ जाए तो अब रूल आउट करेंगे कि ये नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है। उसके ग्रेड्स होते हैं, मैं आपको बता दूंगा, बुक से पढ़ लेते हैं। कैन प्रेजेंट विथ अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ हमारे पास आएंगे। बल्जिंग फ्रंटनेल होगा, हाइपोटेंशन, सीजर्स, कोमा की कंप्लेन के साथ हमारे पास आएंगे। ठीक है, इस कंप्लेन के साथ हमारे पास आएंगे तो हम जाहिर सी बात है प्री टर्म लो बर्थ वेट वाले बच्चे होंगे तो उनको तो हम ज़रूर रूल आउट करेंगे। आईवीएच के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर ब्लड आ गया तो हम नियोनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज डायग्नोसिस बन जाएगी।
इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ठीक है। अब ये ग्रेड 1 में क्या होता है, ग्रेड 1 में ये होता है कि ब्लीडिंग जो होती है कन्फाइंड होती है, यहाँ पे जो जर्मिनल मैट्रिक्स हो है ना, यहाँ तक की कन्फाइंड होती है, लेटरल वेंट्रिकल तक ये ब्लड नहीं गया होता, ठीक है। ये होता है ग्रेड 1। अब ग्रेड 2 का क्या मतलब है, ग्रेड 2 का मतलब है कि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में गया है, ठीक है, पर वेंट्रिकल में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा, तो जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं गया होगा तो उनकी वजह से डायलिटेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये होगा ग्रेड 2। ग्रेड 3 क्या है कि डायलिटेशन भी हो जाए वेंट्रिकल्स की, ठीक है, वो होगा ग्रेड 3। अगर यहाँ से वेंट्रिकल से निकल कर ये ब्लड जो है पेरेन्काइमा में भी चला जाए, उसको कहते हैं ग्रेड 4, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। ग्रेड 1 का मतलब है कि जर्मिनल मैट्रिक्स तक कन्फाइंड हो। ग्रेड 2 का मतलब है वेंट्रिकल्स में आ जाए पर उसकी जो है डायलिटेशन ना हो। ग्रेड 3 का मतलब है कि वेंट्रिकल्स की डायलिटेशन भी हो जाए। ग्रेड 4 का मतलब है वेंट्रिकल से निकल कर पेरेन्काइमा में चला जाए ब्लड, ठीक है। ये होता है न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है नॉर्मल। यहाँ पे ये जो है लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और उनके नीचे जो है जर्मिनल मैट्रिक्स है, ये नॉर्मल है। अब ये ग्रेड 1 में क्या है, ये कन्फाइंड है यहाँ तक जर्मिनल मैट्रिक्स तक। अब ग्रेड 2 देख लेते हैं। ग्रेड 2 में जो है ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में गया है पर वेंट्रिकल्स में जो है ज़्यादा उनकी डायलिटेशन वगैरह नहीं हो रही, ठीक है। अब ग्रेड 3 में क्या है, ग्रेड 3 में ये देखें वेंट्रिकल्स की बिल्कुल ही डायलिटेशन हो गई है, ये ग्रेड 3 होगा। अब ग्रेड 4 में यहाँ वेंट्रिकल से निकलकर ये पेरेन्काइमा में भी चला गया है ब्लड, इसको कहते हैं न्यूनेटल इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। अब हम देखते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज के बारे में। ये होता है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इंट्राक्रैनियल हेमरेज का क्या मतलब है कि क्रेनियम से अंदर यानी स्कल के अंदर ब्लीडिंग हो, ठीक है। ब्लीडिंग, कोई भी आर्टरी रप्चर हो जाए, कोई भी वेन रप्चर हो जाए, किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो, उसको कहते हैं इंट्राक्रैनियल हेमरेज। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे 4 टाइप्स होते हैं: एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल हेमाटोमा, सबअरेक्नाइड और इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है। अब देखते हैं आपने तो पढ़ी होगी, मेनिंजिस तो पढ़ी होगी। अब अगर सबसे बाहर वाली लेयर होती है ड्यूरामेटर, अगर ड्यूरामेटर से बाहर जो है ब्लीडिंग हो, उसको कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। अगर ड्यूरामेटर से अंदर यानी कि ड्यूरा और अरेक्नाइड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो तो उसको कहते हैं सबड्यूरल। और अगर जो है सब अरेक्नाइड स्पेस में यानी कि अरेक्नाइड स्पेस से नीचे अगर ब्लीडिंग हो तो उसको कहते हैं अरेक्नाइड हेमरेज। अगर ब्रेन के बिल्कुल ही अंदर हो यानी पेरेन्काइमा में हो तो उसको कहते हैं इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एपिड्यूरल हेमाटोमा का मतलब है ब्लीडिंग बिटवीन स्कल एंड ड्यूरामेटर, मतलब ये ड्यूरामेटर के बाहर, ठीक है, ड्यूरामेटर से ऊपर हेमरेज हो जाए, उसको कहते हैं एपिड्यूरल हेमाटोमा। अब ये होती क्यों है, ये होती है ख़ास करके मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है ना, उसके रप्चर की वजह से होती है, ठीक है। अब मिडिल मेनिंजियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली टेरियोन की जो साइट होती है वहाँ पे होती है, ठीक है। अगर टेरियोन का फ्रैक्चर हो जाएगा बोन का तो उसकी वजह से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी भी कंप्रोमाइज़ होगी, ठीक है, वो उसका रप्चर हो जाएगा। अगर उसका रप्चर होगा तो उसकी वजह से होगा एपिड्यूरल हेमरेज, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हेड की जो है ट्रॉमा होगी, ठीक है, तो ट्रॉमा के बाद जो है ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा उसकी ब्रेन की इंजरी होगी तो ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है, थोड़े से वक्त के बाद, ठीक है, थोड़े से वक्त के लिए मतलब उसकी कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी। उसके बाद जो है कॉन्शियसनेस उसकी वापस आ जाएगी, वो होगा ल्यूसिड इंटरवल, ठीक है। अब ल्यूसिड इंटरवल के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे जो है ब्लीडिंग तो ज़ाहिर सी बात है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी से हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है उसकी जो है एक्सपेंशन बढ़ती जाएगी। अब उसकी एक्सपेंशन बढ़ती जाएगी तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी मतलब ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से होगा फिर से जो है बंदे की जो है रैपिड डिटेरियोरेशन हो जाएगी, ठीक है, कॉन्शियसनेस फिर से लॉस हो जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ न्यूरोलॉजिक्स, ठीक है।
इस तरह ये बच्चा इस तरह बंदा हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। स्कल के जो टेरियन का पार्ट है उसके फ्रैक्चर की वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है। अब उसमें होता क्या है, आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है। रैपिड ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी जो है ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ब्लीडिंग बढ़ती जाएगी, तो हेमाटोमा का एक्सपेंशन होगा। हेमाटोमा का एक्सपेंशन होगा, ज़ाहिर सी बात है बाहर की तरफ तो स्कल है, ठीक है। स्कल तो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ये पूरा प्रेशर जाएगा अंदर पेरेन्काइमा की तरफ। अंदर पेरेन्काइमा की तरफ प्रेशर जाएगा तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाएगा। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज होने की वजह से जो ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन हो जाएगी। ये हर्निएशन का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखें ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन की वजह से जो फोरामिन मैग्नम से जो पार्ट नीचे आएंगे वो कंप्रेस करेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व को। तो ये इस तरह ओक्यूलोमोटर पैल्सी के साथ भी हमारे पास ये एपिड्यूरल हेमाटोमा वाले प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन इसी तरह होगी। सबसे पहले हेड ट्रॉमा होगी, उसके बाद ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, उसके बाद लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल का मतलब है कॉन्शियसनेस का वापस आ जाएगी। वापस आने के बाद जो है ज़ाहिर सी बात है आईसीपी रेज हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि हेमाटोमा का साइज़ बढ़ रहा है तो रैपिड डेटोरेशन फिर से हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सीटी स्कैन में देखेंगे तो बाय कॉन्वेक्स हमें जो है एरिया मिलेगा, ठीक है। हाइपर डेंस बाय कन्वेक्स। अच्छा, ये आप लाइन याद रखें कि एपिड्यूरल हेमरेज में जो स्यूचर्स पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरामीटर बिल्कुल ही फिक्स होती है सूचर लाइन से, तो सूचर लाइंस को वो जो है एपिड्यूरल हेमाटोमा क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको अबाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूं, बुक से ही बुक वाला ही दिखा देता हूँ। ये देखें ये बाय कन्वेक्स है, ठीक है, ये बाय कन्वेक्स है। ये देखें यहाँ पे टेरियन होता है। ये टेरियन की वजह से टेरियन के जो है फ्रैक्चर की वजह से यहाँ पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हुई है, उसकी वजह से पूरी ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। अब बुक से पढ़ लेते हैं। एपिड्यूरल हेमाटोमा रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है, उसका रप्चर हो जाएगा। रप्चर क्यों होगा? सेकेंडरी टू स्कल फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग टेरियन। अब टेरियन जो है थिनेस्ट एरिया होता है स्कल का, ठीक है। अब ये प्रेजेंट करते हैं ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद रिकवरी होगी कॉन्शियसनेस की, उसको कहते हैं लूसिड इंटरवल। उसके बाद रैपिड डिटोरेशन होगी ड्यू टू हेमाटोमा एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये जो स्केल पे इन्होंने दिखाया हुआ है उसका बता रहे हैं। अगर हेमाटोमा ज़्यादा बढ़ेगा उसकी वजह से ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन होगी। ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन की वजह से थर्ड क्रेनियल नर्व पल्सी होगी, ठीक है। ये सीटी स्कैन अगर हम करवाएंगे तो बाय कॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म हमें मिलेगा। और ये देखें यहाँ पे जो है सूचर लाइन क्रॉस नहीं करेगा ये जो हेमाटोमा होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। अब सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब का मतलब है नीचे और ड्यूरा के नीचे। ड्यूरा के नीचे मतलब ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में जो है ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे ब्लीडिंग क्यों होती है? ये देखें कि यहाँ पे होती हैं ब्रिजिंग वेंस, ठीक है। ब्रिजिंग वेंस की जो है रप्चर हो जाता है। अब ब्रिजिंग वेंस का रप्चर जो है एल्डरली पीपल में हो सकता है, या फिर सेरिब्रल एट्रोफी हो जाए उसी में हो सकता है, या क्रोनिक अल्कोहल यूज़ में हो सकता है, या फिर शेकन बेबी सिंड्रोम में हो सकता है, ठीक है। शेकन बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चा जो है वो ज़ोर ज़ोर से अगर हिलाएंगे तो इनकी जो है ब्रिजिंग वेंस में जो टेंशन क्रिएट होगी और वो रप्चर कर जाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से सब ड्यूरल हेमरेज होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर से समझा दूंगा। ये देखें ये ड्यूरामीटर है, सबसे बाहर वाला ये ड्यूरामीटर है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर से बनी हुई हैं ये जो है ब्रिजिंग वेन्स हैं। अब ब्रिजिंग वेन्स की ये मेन पॉइंट है। अब ये ब्रिजिंग वेन एक्सटेंड कर रही हैं बिल्कुल ही, मतलब ये अरेक्नाइड, उसके बाद पियामीटर। अब पियामीटर के बाद ये जो है सेरिब्रल पेरेन्काइमा जो होता है वहाँ तक ये एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है।
सबसे बाहर वाला है ड्यूरामेटर, येलो में अरेक्नाइड और ये ग्रीन में है पिया मेटर। ठीक है, पिया मेटर के बाद यहाँ पे आ रहा है इंट्रा पेरेनकाइमल, जो पेरेनकाइमा आ रहा है ब्रेन का। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से बनी हुई हैं ये ब्रिजिंग वेन्स हैं। ठीक है, ब्रिजिंग वेन यहाँ पे अगर ये देखें यहाँ पे उनका जो है आप देखें सेरिब्रल एट्रोफी का मतलब है यहाँ पे जो है ये पेरेनकाइमा यहाँ पे जो है इसकी एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल ही दूर चला जाएगा। ठीक है, ये अगर ये यहाँ से कट कर यहाँ पे दूर बिल्कुल हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ब्रिजिंग वेन्स में जो है टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे जो है रप्चर कर जाएंगे ब्रिजिंग वेन, तो इसकी वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा होगा। ठीक है, या फिर ये शेकन बेबीज़ में हो सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर शेकन बेबीज़ का मतलब है ये या ज़ोर ज़ोर से हिलाना बच्चों को। बच्चों में जाहिर सी बात है ये वेन्स जो हैं बिल्कुल ही थिन होती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका रप्चर हो सकता है। या फिर इसका रिस्क फैक्टर है एल्कोहलिक्स में। ठीक है, या इंक्रीज एज में ये रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, अब ये जो है बुक से देख लेते हैं ये प्रेजेंट हमारे पास किस तरह करते हैं। ये हमारे पास आएंगे कन्फ्यूजन के साथ, ड्राउजीनेस होगी और हेडेक होगा उनको। ठीक है, इसके साथ हम हमारे पास आएंगे। ठीक है, सीवियर हेडेक होगा, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस। अगर हम सीटी स्कैन कराएंगे तो क्रिजेंटेरिक हेमरेज हमें मिलेगी, और क्रिजेंटेरिक हेमरेज हमें मिलेगी, और वो जो है क्रिजेंटेरिक हेमरेज सूचर्स को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, अगर वो क्रिजेंटेरिक हेमरेज ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मिड लाइन शिफ्ट भी करवा सकती है। ठीक है, अभी हम बुक से पढ़ लेते हैं। अब देखें ये सबड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन्स की वजह से हो सकता है। कैन बी अक्यूट ट्रोमेट, अक्यूट हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। अक्यूट का मतलब है हाई इम्पैक्ट, मतलब कि ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अब ट्रॉमा की वजह से हाइपर डेंस हमें मिलता है बिल्कुल ही स्ट्रक्चर। या फिर क्रोनिक, क्रोनिक में ट्रॉमा की वजह से, सेरिब्रल एट्रोफी की वजह से, या एल्डरली एज, या क्रोनिक अल्कोहल यूज़ की वजह से मिलता है। इनमें जो होता है हाइपोडेंस मिलता है। ठीक है, ये याद रखें, अक्यूट में जो है हाइपरडेंस मिलता है और जो है क्रोनिक में हाइपोडेंस मिलता है। अक्यूट जो होती है ट्रॉमा की वजह से या हाई एनर्जी इम्पैक्ट की वजह से हो सकती है, और क्रोनिक जो है सेरिब्रल एट्रोफी जो, और एल्डरली पीपल, और जो है अल्कोहल ओवर यूज़ की वजह से हो सकता है। ठीक है, शेकन बेबी में भी ये होते हैं। ठीक है, अब ये क्रिजेंटेरिक शेप के होते हैं इसकी हेमरेज, और वो जो है सूचर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो ये मिड लाइन शिफ्ट भी करवा सकती है। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे जो वाइटिश स्ट्रक्चर है ये सबड्यूरल हेमरेज है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इन्होंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ये है। ठीक है, ये हाइपरडेंस है ये, और ये हाइपोडेंस है। ठीक है, ये होता है सबड्यूरल हेमरेज। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सबअरेक्नाइड हेमरेज। अब सबअरेक्नाइड हेमरेज कैसे होता है। सबअरेक्नाइड हेमरेज का मतलब है अरेक्नाइड स्पेस। ठीक है, सब अरेक्नाइड यानी कि अरेक्नाइड मेटर के नीचे जो स्पेस है वहाँ पे जो है ब्लीडिंग होगी सबअरेक्नाइड स्पेस में। सबअरेक्नाइड स्पेस में CSF भी होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, जब हम LP करते हैं CSF निकालते हैं तो ये इसी स्पेस से निकालते हैं। ठीक है, अब सबअरेक्नाइड हेमरेज में सबअरेक्नाइड हेमरेज क्यों होता है ये देखें। ये हो सकता है एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से, मोस्ट कॉमनली सेक्युलर एन्यूरिज्म होता है उसके रप्चर की वजह से, या फिर AV मेल फॉर्मेशन में भी ये हो सकता है। सेक्युलर एन्यूरिज्म हम आगे जाकर इस एन्यूरिज्म वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ही मतलब आप अभी के लिए आप इतना याद रखें, ये सबअरेक्नाइड जो होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म की वजह से हो सकता है, और इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज जो होती है ये चारकोट बुशर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म की वजह से हो सकती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सबअरेक्नाइड हेमरेज। अब सबअरेक्नाइड हेमरेज जो है सेक्युलर एन्यूरिज्म या फिर AV मेल फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। अब इनकी अगर जो होगी हेमरेज हो जाए
तो ब्लड जो है एक्यूमुलेट होगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकल्स में पूरी मतलब वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। इसकी वजह से बंदा हमारे पास आएगा, उसका जो है बिल्कुल ही थंडर क्लैप हेडेक होगा, बिल्कुल ही शदीद दर्द होगा, उसका हेडेक होगा। वो बंदा कहेगा वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। ये इस पॉइंट से एमसीक्यूज़ में आता है, ये आप याद रखिएगा, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे वो उसका जो है मेनिंजेटिक साइंस टाइप हमें मिल सकता है, उसकी नेक स्टिफनेस मिलेगी, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इस तरह बंदा हमें मिल सकता है, ठीक है। अगर हम सीटी स्कैन कराएंगे तो सीटी स्कैन यहाँ पे जो है सल्काई गायराए होते हैं, उनके बीच में हमें ब्लड मिलेगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड मिलता है, ठीक है। और एलपी जो है इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम एलपी करेंगे तो एलपी में जो है सीएसएफ के साथ साथ हमें ब्लड भी आएगा, इसको कहते हैं जेंथोक्रोमिया, ठीक है। अब ये देखें इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ज़ाहिर सी बात है आर्टरी से जो है अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ अगर ब्लीडिंग हो तो आर्टरी क्या करेगी, अपने आप को वेजो कंस्ट्रिक्शन उसमें होती है ताकि ब्लड की जो ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो। अब ये देखें अगर सबरेकनाइड स्पेस में जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे आर्टरीज़ क्या करेंगी, वहाँ पे जो है वेजोस्पाज्म करेंगी। अब वेजोस्पाज्म की वजह से वहाँ पे जो है इस्कीमिक इन्फार्क्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निमोडिपिन देते हैं इसको हम ट्रीट करने के लिए। बाकी जो है हाइड्रोसेफलस भी इसकी वजह से हो सकता है। अब हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, देखें सीएसएफ जो वेंट्रिकल से जो है ब्लड ड्रेन होता था अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, ये होती हैं अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन, इनसे ड्रेन होता था। अब अगर जो है यहाँ पे जो है अगर ब्लड आ जाए, ब्लड की जो है उसके क्लॉट्स बन जाएंगे। अगर इन सब अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन में अगर उनके क्लॉट बन जाएंगे तो यहाँ पे फिर सीएसएफ सही से ड्रेन नहीं होगा, ड्यूरल वीनस साइनस में नहीं जाएगा। अगर उनमें नहीं जाएगा तो ब्लड तो बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो सकता है। अब हाइड्रोसेफलस कम्युनिकेटिंग भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, सबअरेक्नाइड हेमरेज में। ये आप याद रखिएगा, बुक से देख लेते हैं। अब सबअरेक्नाइड हेमरेज ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रॉमा और रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म और एवी मेल फॉर्मेशन। अब ट्रॉमा की वजह से भी हो रहा है, सेक्युलर एन्यूरिज्म की वजह से भी हो रहा है और एवी मेल फॉर्मेशन की वजह से भी हो रहा है। रैपिड टाइम कोर्स, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, ब्लड और येलो बिलेडी और येलो लंबर पंचर, वेजोस्पाज्म अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन और रीब्लीड 3 to 10 days आफ्टर हेमरेज, it may lead to ischemic infarct. Nimodipine is used to prevent vasospasm, increase risk of communicating और obstructive hydrocephalus, ठीक है। ये इस तरह होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो सल्काई गायरा हैं या फिर वेंट्रिकल है, यहाँ पे जो है ब्लड शो किया गया है, ठीक है। ये होता है सबअरेक्नाइड हेमरेज, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। अब इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज मैंने आपको बताया ये हो रहा था चारकोट बुशार्ड जो माइक्रो एन्यूरिज्म बने हुए होते हैं उनमें जो है रप्चर की वजह से होता है। चारकोट बुशार्ड एन्यूरिज्म ख़ास करके जो होता है वो लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरीज जो होती हैं उनमें जो होता है, ठीक है। अब उनका रप्चर होगा तो इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकती है, या फिर सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन की वजह से या क्रोनिक हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से भी ये होता है, ठीक है। बुक से पढ़ लेते हैं। मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन आल्सो सीन अमाइलॉइड एंजियोपैथी, एवी मेल फॉर्मेशन, वेस्कुलाइटिस, नियोप्लाज्म, इनमें भी ये देखा जाता है। पर मोस्ट कॉमनली जो होता है सिस्टमेटिक हाइपरटेंशन में ये होता है, ठीक है। मेन मे बी प्रेजेंट सेकेंडरी टू रिपरफ्यूजन इंजरी इन इस्कीमिक स्ट्रोक। ये कह रहा है अगर एक बंदे को जो है एक बार इस्कीमिया हो जाए, ठीक है, अगर उसका जो है इस्कीमिया अगर हम सही कर दें तो रीपरफ्यूजन होगी, रीपरफ्यूजन की वजह से इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज भी हो सकती है, ठीक है। हाइपरटेंसिव हेमरेजेस चारकोट बुशर माइक्रो एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से हो सकती है। अब ये जो है माइक्रो एन्यूरिज्म चारकोट बुशर माइक्रो एन्यूरिज्म लेंटिकुलर स्टाइएट आर्टरी में होती हैं। अब लेंटिकुलर स्टाइएट आर्टरी जो होती हैं वो ग्लोबस पेलिडस, ये जो बेजल गैंग्लिया जो होता है उस वहाँ पे सप्लाई करती हैं, ठीक है।
ये होता है हमारा इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज। ठीक है, अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।